बहुत समय पहले पहाड़ों की तलहटी में बसे एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम की बहुत ही प्रभावशाली लोगों से मित्रता थी। वे उसके कारोबार में उसकी मदद करते थे और वो व्यापारी अपनी चीजें घोड़ों पर लादकर छोटे छोटे नगरों और आसपास के क्षेत्रों में भेजा करता। उसकी पत्नी बहुत ही भली थी। वह लोगों की चहेती थी क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था और वो बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम था पुष्पवती। एक दिन व्यापारी ने अपनी पत्नी से कहा कि वो दूसरे देश की यात्रा करना चाहता है ताकि उसका कारोबार और भी बढ़े। पत्नी ने हाँ कर दी। फिर उसने अपने मित्रों से कहा कि वह पहाड़ी क्षेत्रों से बाहर जाएगा और अपने व्यापार को बढ़ाएगा। वो अपना सामान भी ले जाएगा और वहाँ की खास चीजें जाकर बाहर के इलाकों में बेचेगा। मित्रों ने भी हाँ कर दी। इसी बीच यहाँ के कारोबार को चलाने की जिम्मेदारी उसने अपने एक व्यापारी मित्र को दे दी जिसका नाम था सुलोचन। व्यापारी ने अपने मित्र को कहा कि वो पूरा हिसाब किताब बनाए रखे और जो भी मुनाफा हो वह उसकी पत्नी को बता दिया करे। मित्र भी मान गया। एक सप्ताह के बाद वो व्यापारी अपने एक नौकर को साथ में लेकर अपनी यात्रा पर रवाना हो गया। उसकी यात्रा बहुत ही लंबी और कठिन थी। खैर, नदी नाले और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए वह एक नए प्रदेश में पहुंचा जिसका राज्य नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। वहां व्यापार की असीम संभावनाएं थी। पुरुषोत्तम वहां पर रुक गया और अपनी परिश्रम और योग्यता से क्रय विक्रय के काम में व्यस्त हो गया और खूब धन कमाने लगा। इधर उसका मित्र सुलोचन कारोबार को हड़पने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचने लगा। वह ना तो व्यापारी की पत्नी को मुनाफे का पैसा देता और ना ही कोई हिसाब किताब रखता। व्यापारी की पत्नी ने राज्य के दीवान के पास जाकर उसकी शिकायत की। इस बात से सुलोचन बहुत ही नाराज हो गया। उसने पुरुषोत्तम की पत्नी पुष्पवती को मारने की योजना बना ली क्योंकि उसके जीवित रहते वह सारा कारोबार हड़प नहीं सकता था। उसने अपने एक खास नौकर को गुप्त रूप से बुलाकर पुष्पवती को नदी में डुबोने की योजना बनाई। उसने अपने नौकर से कहा कि जब वह सुबह सुबह नदी के पास वाले मंदिर में पूजा के लिए जा रही होती है तब वह उसे बाढ़ की उफनती नदी में फेंक दे। नौकर मौके की तलाश में था। ज्यों ही पुष्पवती मंदिर से आकर घाट पर सूर्य नमस्कार करने लगी तो नौकर ने पीछे से आकर उसे जोर से धक्का दे दिया। पुष्पवती चिल्लाई और पानी में गिर गई। पानी के बहाव के साथ वह बहती चली गई। एक मांझी जो उस समय अपनी नौका बांध रहा था उसने पुष्पवती को देख लिया। पुष्पवती डूबने ही वाली थी कि मांझी ने पानी में तैरते हुए उसके बालों को पकड़ लिया और ऊपर खींचा, नाव में रख लिया। शायद पुष्पवती के शरीर में अंदर तक पानी घुस गया था। वह सांस नहीं ले पा रही थी। मांझी ने बेसुध सी महिला को अपने घर की ओर ले जाना चाहा ताकि उसका इलाज कर सके, मगर जब उसके हाथों और गले में आभूषणों को देखा तो वह समझ गया कि यह महिला जरूर किसी धनवान घर की है, लेकिन कौन है, इसको तो बचाना ही होगा। मांझी नाव को अपने गांव की तरफ ले जाने लगा। उसका चप्पू तेज तेज चलने लगा और गांव के पास पहुंचते ही उसने नाव को किनारे पर बांधा और उस महिला को लेकर अपनी झोपड़ी में पहुंच गया। उसने पुष्पवती को अपने घर में रखे एक बिस्तर पर लेटा दिया। तभी उसकी पत्नी भागती भागती आई और पूछने लगी, कौन है, किसकी लाश उठा लाए हो? ना जाने कौन है, मैंने डूबते देखा, पानी में सिर्फ इसके बाल नजर आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से नाव से खींच कर लाया हूँ। इसका मतलब इसके फेफड़ों में पानी भर गया है, ये नहीं बचेगी। शायद सांस अभी रुकी नहीं। दोनों ने मिलकर उसके शरीर से पानी को निकालने की कोशिश की और उन दोनों की मेहनत रंग लाई। पुष्पवती पुनः जीवित सी होने लगी। दोनों ने आग जलाकर उसके शरीर को गर्म रखने की कोशिश की। मांझियों की बस्ती में सब जान गए कि एक डूबती हुई महिला को बचाया गया है। कुछ ही दिनों में पुष्पवती स्वस्थ हो गई। उसने मांझी और मांझी की पत्नी को बताया कि वह कौन है और कैसे उसके पति के मित्र ने षड्यंत्र करके
उसे मारने की कोशिश की है। इस पर मांझी की पत्नी बोली कि पुष्पवती को अपने पति के लौटने तक उन्हीं के साथ रहना चाहिए। नगर में उसका जाना सुरक्षित नहीं है। इसीलिए पुष्पवती उनके साथ रहने लगी। वह उनका धन्यवाद देती ना थकती थी। वह उनके काम में हाथ बटाने लगी। कभी चप्पू ठीक करती, कभी खाना बनाने में सहायता करती और कभी कभी गेहूं पीसने के लिए चक्की लेकर बैठ जाती। एक दिन वह झोपड़ी के बाहर सफाई का काम कर रही थी कि तभी वहां से गांव का सरदार गुजरा। उसने पुष्पवती को देखा और पूछा, तुम यहाँ की तो नहीं लगती हो। हाँ, मैं किसी दूसरी जगह से आई हूँ। तुमने मांझी से ब्याह किया है? नहीं। तो तुम सरदार की रानी बनोगी। उसने पुष्पवती का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। अंदर से मांझी की पत्नी बाहर आई। वह सरदार के पास आई और कहा, सरदार, इसे छोड़ दीजिए, यह एक भली औरत है, तभी तो ले जा रहा हूं। यह कहकर सरदार उसे अपने साथ लेकर ओंझल हो गया। सरदार उसे अपने घोड़े पर बिठाकर अपने घर में ले आया। सरदार का घर एक छोटी पहाड़ी पर था। उसने पुष्पवती को आंगन में बनी हुई एक कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से सांकल चढ़ा दी। कल ही तुम्हारे साथ ब्याह करूंगा, फिर अपनी रानी बनाकर रखूंगा। यह कहकर वह अपने मकान में घुस गया। कोठरी के भीतर पुष्पवती रोती और सिसकती रही, मगर उसकी सहायता करने कौन आ सकता था। संध्या के समय सरदार की एक सेविका मोटे अनाज की खिचड़ी लेकर आई। पुष्पवती ने सोचा यही मौका है यहाँ से निकलने का। उसने सेविका से कहा, बहन, बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी लाकर दोगी? नौकरानी पानी लेने के लिए दूसरी तरफ चली गई तो पुष्पवती ने मौका देखकर चुपचाप वहां से बिना कोई आहट किए निकलने का रास्ता ढूंढा। वह आंगन से बाहर आई और पेड़ों के पीछे छिपकर पहाड़ी से उतरने लगी। उसका दिल धड़क रहा था कि कहीं सरदार उसे ढूंढता हुआ ना आ जाए और उसे दोबारा ना पकड़ ले। दूसरी तरफ उसका पति दूसरे प्रदेश में अपनी पत्नी पुष्पवती के लिए आभूषण खरीद रहा था, जबकि पुष्पवती वहां से भागते भागते एक मंदिर में पहुंची। पूरी रात मंदिर में बिताने के बाद पुष्पवती वहां से आगे चल पड़ी। उसका ना कोई ठौर ना कोई ठिकाना। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। देखा तो दूर से कुछ लोग चले आ रहे थे। वह हाँफती हुई उनके पास पहुंची। घोड़ों को हाँकता हुआ एक व्यक्ति चला आ रहा था। जब उसने पुष्पवती को देखा तो वह रुक गया। कहाँ जाना है? उसने पूछा। इस जंगल से बाहर कहीं भी ले चलो, किसी गांव में या किसी बस्ती में। वो आदमी बोला, मुझे यह सामान लेकर उधो नगर जाना है, वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। कोई बात नहीं, क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकोगी? क्यों नहीं, तुम अच्छे आदमी लगते हो। तुम भी भली औरत लग रही हो, मगर दुखियारी सी हो। हाँ, आओ बैठो इस घोड़े पर। उस आदमी ने पुष्पवती को घोड़े पर बिठा लिया। कुछ दूर जाकर उस आदमी ने घोड़े को रोका और एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर बाजरे की रोटियां निकाली, जो उसने पुष्पवती को दी। बहन, इसमें बस यही रोटियां हैं, मैं तो यही खाता हूँ। तुम्हें भूख लग रही है तो तुम भी खा लो। भूखी पुष्पवती को वो सूखी रोटियां किसी दावत से कम ना लगीं। उन सूखी रोटियों में स्वाद भी था और ताकत भी। रोटी खाकर पुष्पवती तृप्त हुई और संतुष्ट भी। बहन, मैं तो उधो नगर पहुंचकर सामान उतारकर घोड़ों को घुड़साल में रखूंगा। उस जगह पर कोई विश्राम गृह या धर्मशाला नहीं है। वहां एक मठ है जहां साधु और सन्यासी रहते हैं, तो तुम मुझे वहीं छोड़ देना। यह कहते हुए पुष्पवती और वो आदमी दोनों आगे की यात्रा करने लगे। दूसरे राज्य में गया हुआ पुष्पवती का पति वहां से वापस आने की तैयारी करने लगा। वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक था। उसने सोने की मोहरें एक थैली में रखी और वहां से अपने नौकर के साथ वापस लौटने के लिए चल पड़ा, जबकि उस आदमी ने पुष्पवती को मठ में पहुंचा दिया जहां पर साधु और सन्यासी रहते थे। मठ में पहुंचने पर एक सन्यासिनी ने पुष्पवती को सारे नियम और कायदे बताए जो उस आश्रम में रहने के लिए जरूरी थे। पुष्पवती को उस मठ का वातावरण बहुत ही पसंद आया।
चारों तरफ सुंदर बागीचे और फलदार वृक्ष थे। अब पुष्पवती इसी आश्रम में रहने लगी, जबकि परदेश में गया हुआ उसका पति वापसी के लिए चल पड़ा था। उसका पति 500 कोस की यात्रा करने के बाद जब अपने घर पहुंचा तो वहां पर उसे नए लोग दिखे। ना उसकी पत्नी थी, ना कोई नौकर। उसका सारा कारोबार और उसका घर मित्र ने हड़प कर लिया था। व्यापारी को अपनी पत्नी पुष्पवती की बहुत ही चिंता सताने लगी। वह कहाँ गई और कैसी होगी, ये कौन बताएगा। उसने कुछ सोने की मोहरों से एक नया घर खरीदा। जिस नौकर को वो अपने साथ लेकर गया था उसे उस घर में रखा, जो उस घर की देखभाल करने लगा। इसके बाद व्यापारी पुरुषोत्तम अपनी पत्नी पुष्पवती को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से और कुछ खास मित्रों से पता किया कि वह देवी के मंदिर में गई थी। तब से कोई ऐसी घटना घटी जिसके बाद वो दिखाई नहीं दी, क्योंकि मंदिर से वह लौटकर ही नहीं आई। व्यापारी पुरुषोत्तम देवी मंदिर में जाकर पुजारी से पूछताछ करने लगा। पुजारी ने कहा कि पिछले 8 महीनों से उसकी पत्नी यहाँ पर आई ही नहीं, मगर उसे विश्वास है कि वह जीवित है। पुजारी ने उसे उत्तर दिशा में जाकर ढूंढने के लिए कहा। पुरुषोत्तम अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए घाटी से बाहर पहुंच गया और वहां पर स्थानीय लोगों से किसी अनजान स्त्री के बारे में पूछता रहा, मगर कोई भी उसे कुछ ना बता सका। इधर व्यापारी के नौकर को अपने मालिक के मित्र का वह सेवक मिला जिसने पुष्पवती को नदी में धक्का दिया था। वह सेवक व्यापारी के नौकर को सब कुछ बता देता है। यह भी बता देता है कि वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, उसे ग्लानि हो रही है और वो अंदर ही अंदर से भस्म हो रहा है, क्योंकि उसने एक निर्दोष स्त्री को बिना कारण अपने लालची मालिक के कहने पर नदी में डुबोया था। ढूंढते ढूंढते पुरुषोत्तम उधो नगर पहुंच गया। अब यहाँ पर इतना निराश हो गया कि उसने निश्चय कर लिया कि कल ही वह इस क्षेत्र से वापस लौट जाएगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ विश्राम कर रहा था। उसके पास धन था, मगर मन की शांति नहीं थी। वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते बहुत ही थक गया था। तभी उसे वहां से जाते हुए भिक्षुकों की एक टोली दिखाई दी। भिक्षु व्यापारी के सामने अपना भिक्षा पात्र लेकर खड़ा हो गया। व्यापारी ने चांदी का एक सिक्का उसके पात्र में डाल दिया। भिक्षुक ने कहा, इसका वह क्या करेगा? अगर कुछ अन्न, फल इत्यादि है तो दे दे। व्यापारी ने कहा, वह तो खुद भूखा है, अन्न कहाँ से लाएगा? इस पर भिक्षुक ने उसे मठ का रास्ता दिखाया और कहा कि तुम वहां जाकर खाना खा सकते हो। मठ के पास पहुंचकर व्यापारी ने अपने घोड़े को बाहर बांधा और मठ के अंदर पहुंच गया। मठ के अंदर पहुंचकर वहां उसे एक सन्यासी मिले। व्यापारी पुरुषोत्तम ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं बहुत भूखा हूं, कृपया आपके आश्रम में मुझे भोजन मिल सकता है? भोजन करने के बाद दोपहर के समय जब व्यापारी अपने घोड़े की रस्सी खोल रहा था, तब पुष्पवती ने अपने पति को देख लिया। वह समझ गई कि उसका पति ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचा है। वह भागती हुई सन्यासिन के पास गई और उसे बताया कि उसका पति बाहर है। सन्यासिनी ने उसी समय एक भिक्षुक को मठ के द्वार पर भेजा और कहा कि उस आदमी को रोका जाए, उसे बाहर ना जाने दिया जाए। वो भिक्षुक व्यापारी को वापस कुटिया में ले गया। इसके बाद वो सन्यासिनी पुष्पवती को लेकर व्यापारी के पास पहुंची। व्यापारी ने जब अपनी पत्नी को देखा तो वह पहले तो घबरा गया, सोचने लगा कि शायद अब वह उसके साथ नहीं जाएगी। वो अपने भाग्य को कोसने लगा कि उसका कारोबार भी गया और उसकी पत्नी भी उससे बिछड़ गई। तभी उस सन्यासिनी ने सौदागर से मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम चिंता मत करो, तुमने कुछ नहीं खोया है। तुम्हारी पत्नी यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित है। यदि यह बाहर रहती तो ना जाने इसे कैसे कैसे संकट झेलने पड़ते, परंतु अब तुम आ गए हो तो तुम अपनी पत्नी को वापस ले जा सकते हो। सन्यासिनी की ये बात सुनकर व्यापारी पुरुषोत्तम बहुत ही खुश हो गया। वो वहां पर सभी सन्यासियों का आशीर्वाद लेकर अपनी पत्नी के साथ विदा हो गया। घर पहुंचते ही जब व्यापारी के नौकर ने अपनी मालकिन को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने उनको सेवक से मिलने की वह बात बताई। सेवक को पकड़ा गया और कोतवाल के पास ले जाया गया। उसने कोतवाल को सब कुछ साफ साफ बताया। व्यापारी के मित्र को भी कोतवाल ने पकड़कर
दोनों को राजा के पास प्रस्तुत किया। राजा ने दोनों को ही कारागार में डलवा दिया। व्यापारी पुरुषोत्तम को अपना पुराना घर और कारोबार मिल गया। पुष्पवती अपने पति के साथ अपने पुश्तैनी घर में वापस आ गई। नौकरों और रिश्तेदारों ने उनका स्वागत किया। व्यापारी ने घर में प्रवेश करने से पहले 7 घोड़ों पर अनाज, दालें इत्यादि लादकर अपने चहेते नौकरों को सामान के साथ उधोनगर के मठ में भेजा और कहा कि उस भिक्षुक को ढूंढ लेना जिसने भिक्षा मांगी थी। उसे कहना कि तब मेरे पास अन्न नहीं था तो मैं भिक्षा पात्र में क्या डालता। नौकर ने अपने मालिक के आदेश का पालन किया और उधोनगर की तरफ प्रस्थान कर गया। उसके बाद पुष्पवती अपने पति के साथ अपने घर में सुखी जीवन बिताने लगी। वे हंसते खेलते अपना जीवन धर्मशीलता के साथ व्यतीत करने लगे। कभी कभी वो उधोनगर जाते और उन साधुओं का आशीर्वाद प्राप्त करते। उनका चहेता नौकर भी अपनी पत्नी के साथ ही उनके समृद्ध परिवार का हिस्सा बन गया। इस प्रकार स्नेह और नैतिकता का आचरण निभाते हुए वे तब तक जीवित रहे जब तक उनके पोते पोतियों के विवाह नहीं हो गए। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में किशोरी लाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अपने पुश्तैनी मकान में अकेला ही रहता था। वो मकान बहुत ही छोटा सा था और उसने विवाह नहीं किया था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसका व्यापार बहुत ही छोटा सा था और सिर्फ 2-4 लोगों से ही उसकी मित्रता थी। उन्हीं मित्रों में से एक मित्र था कंटक, जो उसका परम मित्र था। एक दिन किशोरी लाल ने रात में स्वप्न देखा कि दिव्य रूप में उसके पिता उससे कह रहे थे कि तू तीर्थ यात्रा पर क्यों नहीं गया। अभी तू बिना देरी किए चारों धाम की यात्रा पर निकल जा। सुबह उठते ही किशोरी लाल ने फैसला किया कि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करेगा। उस समय चारों धाम की तीर्थ यात्रा करने में बहुत समय लग जाता था, तो किशोरी लाल ने अपना व्यापार समेटा और मकान में एक किराएदार रख लिया। व्यापार समेटकर उसको जो भी धन मिला उसमें से कुछ धन तो उसने अपनी आगे की यात्रा में खर्च करने के लिए रख लिया और बाकी बची 1000 अशर्फियाँ। तो उसने सोचा कि तीर्थ यात्रा से लौटकर इन्हीं अशर्फियों से दोबारा व्यापार शुरू करूँगा। वह इन अशर्फियों को साथ में नहीं रखना चाहता था क्योंकि रास्ते में लुटने का भय भी था। उसने एक हंडिया ली और वो अशर्फियाँ उसमें रख दी। हंडिया के मुंह तक जैतून का तेल भर दिया और ऊपर से हंडिया का मुंह एक ढक्कन से बंद कर दिया। हांडी लेकर वो अपने मित्र कंटक के पास गया, जो खुद एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने कंटक से कहा, भाई मैं 4 धाम की तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ, मेरी यह तेल की हांडी तुम रख लो। किशोरी लाल ने यह नहीं बताया कि उस हांडी में अशर्फियाँ हैं। कंटक ने उसे अपने गोदाम की चाबी दी और कहा, जहाँ तुम चाहो अपनी तेल की हांडी रख दो, जब तुम लौटोगे वहीं से अपनी हांडी उठा लेना। कंटक ने हांडी की ओर देखा तक नहीं। किशोरी लाल ने हांडी गोदाम में रख दी और अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। तीर्थ यात्रा के दौरान उसने कई नए नए नगर देखे, उनमें अनेक मंदिरों के दर्शन किए, तीर्थ स्थानों के आसपास के बड़े बड़े बाजारों में घूमा। इस यात्रा में उसका काफ़ी धन खर्च भी हो गया और बहुत सी जगहों पर उसने मंदिरों में और गरीबों को दान भी दिया। एक धाम से दूसरे धाम, दूसरे से तीसरे और फिर तीसरे से चौथे धाम, इस तरह चारों धाम की यात्रा पूरी करते करते उसे कई महीने लग गए। इधर उसके मित्र कंटक की पत्नी ने एक दिन पति से कहा, बहुत दिनों से घर की किसी भी चीज़ में जैतून का तेल नहीं डाला, तुम कल बाजार से खरीद कर ले आना। कंटक को किशोरी लाल की हांडी याद आ गई। उसने कहा, किशोरी लाल ने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले गोदाम में जैतून के तेल की एक हांडी रखी थी, उसी में से थोड़ा तेल ले लो। वैसे तो तेल बहुत पुराना हो गया है और खराब भी हो चुका होगा, परंतु एक बार देख लो, शायद अच्छा हो। परंतु पत्नी ने कहा, ये क्या कहते हो, किसी और की धरोहर को छूने में भी पाप लगता है। मुझे जैतून के तेल का ऐसा कोई शौक नहीं है कि तुम उसके लिए नैतिकता के विरुद्ध कोई भी काम करो।
कंटक बोला, तुम पागल हो गई हो। अगर पूरी हांडी में से 1 कटोरी तेल ले भी लिया तो क्या कमी हो जाएगी। और किशोरी लाल को गए हुए 3 साल बीत चुके हैं। तीर्थ यात्रा करने में 3 साल थोड़े ही लगते हैं, और ना मालूम वो कहाँ पर है, कब वापस आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। पत्नी बोली, कुछ भी हो, उसका तेल तुम मत छूना। तुम कैसे कह सकते हो कि वो नहीं आएगा? हो सकता है वो कल ही वापस आ जाए। कंटक उस समय तो अपनी पत्नी की बात मान गया, किंतु अब उसने मन में सोचा कि किशोरी लाल ने जैतून के तेल की हांडी यहाँ पर क्यों रखवाई। ऐसी क्या बात थी उस तेल में जो उसे संभाल कर रखने के लिए कहकर गया है। उसी रात वह अपनी पत्नी से छुपकर गोदाम में गया और ये देखने के लिए कि तेल कैसा है। गोदाम में जाकर उसने मोमबत्ती जलाई और हांडी के तेल को एक बड़े बर्तन में उड़ेल दिया। तेल में से बहुत ही दुर्गंध आ रही थी, उसका स्वाद भी खराब हो चुका था, किंतु हांडी में से अशर्फियां गिरने लगी। हांडी का काफी सारा तेल गिर गया। अशर्फियां निकल जाने से हांडी में तेल की सतह नीचे हो गई। व्यापारी ने फर्श को अच्छी तरह से साफ कर दिया और हंडिया का खराब और बदबूदार तेल बाहर फेंक दिया। सुबह उठकर उसने बाजार से जैतून का तेल खरीदा और किशोरी लाल की हांडी में मुंह तक भरकर उसे वापस उसी जगह पर रख दिया। परंतु अब उस हांडी में रखी अशर्फियां वो निकाल चुका था। 2 दिन बाद ही किशोरी लाल तीर्थ यात्रा से वापस लौट आया। उसने अपने मित्र कंटक से तेल की हांडी मांगी। कंटक ने कहा, भाई, मैंने तो तुम्हारी हांडी देखी भी नहीं थी कि तुमने गोदाम में उसे कहाँ पर रखा है। ये लो चाबी, और जहाँ तुमने अपनी हांडी रखी थी वहीं से ले लो। वो गोदाम में चला गया और अपनी हांडी लेकर अपने घर वापस चला गया। उसने घर जाकर हंडिया का तेल दूसरे बर्तन में डाला और अपनी अशर्फियाँ तलाशने लगा, परंतु उसे एक भी अशर्फी नहीं मिली। किशोरी लाल उल्टे पांव अपने मित्र के पास गया और बोला, इसमें रखी 1000 अशर्फियाँ अब कहाँ हैं? कंटक बोला, कैसी अशर्फियाँ? किशोरी लाल ने रोते हुए स्वर में कहा, भाई, मैं ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूँ, मैंने इसमें 1000 अशर्फियाँ रखी थी। अगर तुमने उन्हें किसी ज़रूरत से खर्च कर दिया है तो कोई बात नहीं, बाद में वापस कर देना। कंटक ने कहा, मित्र, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लाते और ले जाते समय तुम्हारी हांडी पर निगाह तक नहीं डाली, और तुम्ही ने उसे गोदाम में उस जगह पर रखा था और ले भी गए। मैं क्या जानूं उसमें अशर्फियां थी कि नहीं? तुम बेकार ही मुझ पर आरोप लगा रहे हो। जब तुम मेरे पास आए थे तो तुमने हांडी में तेल होने की बात कही थी, अशर्फियों की तो तुमने कोई बात ही नहीं की। तो जो तुम्हारा है तुम्हें मिल गया, अब तुम यहाँ से जाओ। किशोरी लाल ने उसके बहुत हाथ पांव जोड़े। वो बोला, अशर्फियाँ अगर मुझे नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझ पर दया करो। अब कंटक गुस्से से लाल हो गया। वो बोला, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। बेईमानी करके तुम मुझसे 1000 अशर्फियाँ ऐंठना चाहते हो। उनका झगड़ा सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोग कंटक को सही मान रहे थे तो कुछ लोग किशोरी लाल को। शाम होते होते झगड़े की बात पूरे गांव में फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किशोरी लाल ने सारा मामला सरपंच के सामने रखा। सरपंच ने कंटक और किशोरी लाल दोनों के बयान सुने और किशोरी लाल से कहा कि क्या तुम्हारे पास अपनी बात सिद्ध करने के लिए कोई गवाह है? किशोरी लाल बोला, नहीं हजूर, मैंने भेद खुलने के डर से ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, परंतु मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ कि उस हंडिया में 1000 अशर्फियाँ थीं। तभी कंटक बोला, मैं भी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैंने कोई अशर्फियाँ नहीं निकाली। सरपंच जी सोच में पड़ गए। उन्होंने किशोरी लाल से वो तेल की हंडिया लाने को कहा। किशोरी लाल तुरंत ही वो हंडिया लेकर हाजिर हो गया। तब सरपंच ने हंडिया में रखे हुए तेल को देखा और हंडिया में उंगली डालकर जांचने लगे और बोले, ये तेल तो बहुत ही अच्छा और ताज़ा मालूम पड़ता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने पुराना ही होगा, जबकि किशोरी लाल ने तुम्हें ये हंडिया 3 साल पहले दी थी।
इतने सालों में तो जैतून के तेल का स्वाद बिगड़ जाता है और उसमें दुर्गंध भी आने लगती है। सरपंच के आदेश पर उसी समय एक तेल के व्यापारी को बुलाया गया जो सही बात बता सके कि तेल कितना पुराना है। तेल के व्यापारी ने भी सरपंच की ही बात को सही बताया कि अगर ये तेल 3 साल पुराना होता तो खराब हो चुका होता। ये बिल्कुल ताज़ा निकाला गया तेल है, यानी इसमें से तेल को बदल दिया गया है। सरपंच ने कंटक की तरफ देखा तो कंटक के चेहरे का रंग उड़ गया। सरपंच ने कड़क कर कहा, कंटक, अगर तुमने हंडिया को देखा और छुआ भी नहीं तो इसका तेल कैसे बदल गया? अब कंटक के पास कोई जवाब न था। वो समझ गया कि उसकी चोरी अब पकड़ी गई है। वो हाथ पैर जोड़कर सरपंच के सामने गिड़गिड़ाने लगा, सरकार, मुझ पर दया कीजिए, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मैंने ही इसमें से 1000 अशर्फियाँ निकाली हैं और तेल को बदल दिया। सरपंच ने कहा कि तुमने चोरी भी की है और भगवान की सौगंध भी झूठी खाई है, इसलिए तुम्हें दंड तो जरूर मिलेगा। इसके बाद कंटक के घर से 1000 अशर्फियाँ लेकर किशोरी लाल को दे दी गईं और कंटक को कोतवाली भेज दिया गया जेल की हवा खाने के लिए। इस तरह से सरपंच की बुद्धिमानी से किशोरी लाल को न्याय मिल गया। बात बहुत पुरानी है। एक समय में एक गांव में रहते थे पंडित पूरनचंद। पंडित पूरनचंद एक बहुत ही विद्वान और ज्ञानी पंडित थे। उनके समान शास्त्रों का ज्ञानी पूरे इलाके में कोई नहीं था। पंडित जी स्वभाव से बहुत ही सरल और सज्जन व्यक्ति थे। अपनी पंडिताई पर उन्हें तनिक भी अहंकार नहीं था। सबसे वो बहुत ही विनम्र भाव से मिलते। पंडित पूरनचंद के मन में छल कपट बिल्कुल भी नहीं था। जो भी यजमान पूजा पाठ करवाते उनसे पंडित जी ने कभी दक्षिणा की मांग नहीं की। यजमान जो भी अपनी खुशी से दे देते पंडित जी बिना कुछ कहे वो रख लेते। उनकी इस भलमनसाई का लोग फायदा भी उठाते थे। नतीजा ये कि पंडित जी का जीवन बड़े ही अभाव में कट रहा था। कई बार तो घर में खाने को दाना भी ना मिलता। उनकी पत्नी अक्सर उनसे कहती कि आप भी कैसे पंडित हो, मेरी मानो तो कभी कभी यजमान को कुछ इधर उधर की बताकर कुछ ज्यादा दक्षिणा कमा लिया करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु पंडित जी कहते, मेरे लिए वो सब कुछ करना पाप करने के बराबर है। मैं इसी से संतुष्ट हूँ, जीने के लिए और क्या चाहिए। जो भी हो, मैं पाप की कमाई को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, इसी से मेरा मन शांत रहता है। पत्नी उनकी भावनाओं को समझते हुए चुप हो जाती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन पंडित जी को एक दूर गांव से पूजा पाठ का निमंत्रण मिला। गांव काफी दूर था। सारा काम निपटाकर पंडित जी वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ता लंबा था तो पंडित जी को भूख सताने लगी। चलते चलते वो राजा के महल के पास से गुजरे तो पता चला कि महल में हर समय भूखे लोगों को खाना खिलाने की व्यवस्था रहती है। पंडित पूरनचंद भी महल में पहुंचे और राजा के सेवकों ने उन्हें बड़े ही आदर के साथ खाना परोसा और एक चांदी के लोटे में पानी भी दिया। खाना खाकर पंडित जी तृप्त हुए और मन ही मन राजा को आशीर्वाद देने लगे। जब वो वापस चलने को हुए तो उनकी दृष्टि चांदी के लोटे पर पड़ी। पंडित जी के मन में लालच आ गया। उन्होंने लोटा अपने कपड़ों में छिपा लिया और चुपचाप वहां से चले गए। शाम ढलते ढलते पंडित जी घर पहुंच गए। इधर राजा के कर्मचारियों को पता चला कि एक चांदी का लोटा कम हो गया है। उन्होंने ये बात राजा को बताई। राजा ये जानकर बहुत ही हैरान थे कि आखिर चांदी का लोटा कैसे गायब हुआ, कौन है जिसने ये लोटा चुराया होगा, परंतु कुछ पता ना चला। इसी तरह से 2 दिन बीत गए। इधर तीसरे दिन पंडित पूरनचंद ने जब उस लोटे में पानी पिया तो मन ही मन उन्हें पश्चाताप होने लगा कि उन्होंने चोरी जैसा अपराध किया है। वो तुरंत राजा के महल की तरफ चल दिए। महल पहुंचकर वो राजा से मिले और चांदी का लोटा राजा को वापस लौटा दिया और राजा को सारी बात भी बता दी। राजा हैरान था
कि पहले तो पंडित जी ने लोटा चुराया और 3 दिन बाद लोटा वापस करने आ गए। राजा ने बड़ी ही विनम्रता से पंडित जी से पूछा, पंडित जी, ये बात हमें कुछ समझ नहीं आई। आपने पहले तो लोटा चुराया क्यों, और अगर चुरा ही लिया था तो वापस करने क्यों आए? पंडित जी बोले, महाराज, मैंने लोटा चुराया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, क्योंकि आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी चोरी नहीं की। असल में दोष उस भोजन में ही था। अवश्य ही आपका परोसा हुआ भोजन पाप की कमाई का था, इसीलिए मेरे मन में भी पाप उत्पन्न हो गया। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। आपके खिलाए हुए भोजन से ही मेरे मन में मैल उत्पन्न हुआ। राजा ये बात सुनकर हैरान हुए और क्रोधित भी। वो बोले, पंडित जी, आप मेरे महल में आकर मुझी पर आरोप लगा रहे हैं कि मेरी कमाई पाप की कमाई है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई? वो मैं सब नहीं जानता, परंतु मैंने जो कहा है वही सत्य है। आपके यहाँ खाए हुए अन्न से ही मेरे मन में पाप जागा और उस अन्न का ही असर मुझ पर 3 दिन तक रहा। इसीलिए तीसरे दिन उसका असर खत्म होते ही मेरे मन में पश्चाताप उत्पन्न हुआ और मैं लोटा लेकर वापस आपके पास आ गया। अब आप जाने और आपका काम, आप ही पता लगाइए कि आपके खजाने में पाप की कमाई कहाँ से आ रही है। ये कहते हुए पंडित जी वहां से चले गए। पंडित जी की बातें सुनकर राजा का मन बेचैन हो उठा। वो मानता था कि पंडित पूरनचंद जैसा ज्ञानी पंडित व्यर्थ में ही ऐसी बातें नहीं करेगा। राजा साहब ने अपनी परेशानी रानी को बताई। रानी भी इस बात से चिंतित हुई। आखिरकार रानी ने राजा साहब को एक सुझाव दिया कि आप अपना भेष बदल कर जाइए और राज्य में घूमिए, तभी आपको इस रहस्य का पता चलेगा। राजा को रानी की बात सही लगी। अगली ही सुबह राजा ने एक साधारण से गांव के आदमी का भेष बनाया और अपने ही नगर में घूमने लगे। रास्ते चलते उन्हें एक आदमी मिला तो राजा ने उससे कहा, भाई, इस राज्य का राजा तो बहुत ही धर्मात्मा है। उसके महल में जो भी जाता है भूखा वापस नहीं आता। भगवान करे ऐसे राजा साहब की उम्र बहुत ही लंबी हो। ये सुनकर दूसरा आदमी चिढ़ते हुए बोला, अरे भाई, यहाँ का राजा कोई धर्मात्मा नहीं है, वो तो ढोंगी है, ढोंगी, बस अच्छा होने का दिखावा करता है। क्या मतलब है तुम्हारा? और नहीं तो क्या, पूरे नगर से वो 2 गुना लगान वसूल करके अपना खजाना भरता है। ऐसा पापी है वो। ये सुनकर राजा के पांव तले जमीन खिसक गई। राजा बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। इसी तरह से राजा ने आगे कई लोगों को अपनी तारीफ की, परंतु हर कोई राजा को कोसता और यही कहता कि राजा 2 गुना लगान वसूल करके अपना खजाना भरता है। राजा को मन ही मन बहुत दुख सताने लगा कि उसे इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उसकी नाक के नीचे ये सब घोटाला हो रहा है। राजा महल वापस आ गया। राजा ने वापस अपने राजसी वस्त्र पहन लिए और तुरंत आदेश दिया कि राज्य के खजाना मंत्री को पेश किया जाए। सिपाहियों ने खजाना मंत्री को राजा के सामने हाजिर किया। राजा ने सीधा प्रश्न खजाना मंत्री से पूछा, क्या ये सच है कि राज्य की जनता से 2 गुना लगान वसूल किया जा रहा है, जबकि हमने ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं? ये सुनकर मंत्री जी की आंखें शर्म से झुक गईं। मंत्री को तुरंत कारागार में डालने का आदेश दे दिया गया। अब राजा को समझ आ गया कि पंडित पूरनचंद की बात सही थी कि मेरे खजाने में पाप की कमाई आ रही थी। राजा साहब ने तुरंत घोषणा करवाई कि जनता से इस साल का लगान नहीं लिया जाएगा, इस साल का लगान माफ किया जाता है, और साथ ही साथ सिपाहियों से कहा कि पंडित पूरनचंद को पूरे सम्मान के साथ महल में लाया जाए। सिपाही पंडित जी को लेकर महल पहुंच आए। राजा ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ अपना राजपुरोहित नियुक्त कर दिया। अब पंडित जी को अपने ज्ञान और योग्यता के अनुसार एक अच्छा पद मिल गया था और उनके घर की दरिद्रता भी दूर हो गई। पंडित जी ने राजा को परामर्श दिया कि महाराज, राजा का कर्तव्य है कि वो समय समय पर ये जांच करता रहे कि उसके खजाने में आने वाला धन पाप की कमाई का ना हो। इसीलिए
आप स्वयं अपने मंत्रियों के कामकाज की निगरानी करते रहें, न कि पूरी तरह उन पर विश्वास करके अपनी आंखें मूंद लें। राजा ने वचन दिया कि अब वह स्वयं अपना सारा राजकाज संभालेंगे। इस घटना के बाद राज्य की जनता के बीच राजा की खोई हुई प्रतिष्ठा और विश्वास एक बार फिर से स्थापित हो गया। राजनगर गांव का रहने वाला चंद्रशेखर बहुत ही होनहार और होशियार इंसान था। वह बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, परंतु बुद्धिमानी के मामले में वो औरों से 4 कदम आगे ही रहता। चंद्रशेखर के घर की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसने गांव से बाहर जाकर किसी बड़े नगर में कोई काम धंधा करने का फैसला लिया। उसके माँ बाप ने भी चंद्रशेखर को शहर जाने की अनुमति दे दी। वे भी चाहते थे कि उनका बेटा धनवान बने। एक दिन वह बड़े शहर में पहुंच गया। भाग्य ने उसका साथ दिया और चंद्रशेखर जल्दी जल्दी ही छोटे मोटे व्यापार करते करते नगर का एक बड़ा और सम्मानित व्यापारी बन गया। कभी कभी वह अपने गांव का चक्कर भी लगाता रहता था, अपने माता पिता से मिलता। उसके माता पिता भी खुश थे कि बेटा अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। चंद्रशेखर अपने माता पिता का बहुत ही सम्मान करता था और उसके माता पिता भी उसकी बहुत ही प्रशंसा करते और आशीर्वाद देते थे। गांव के लोग भी चंद्रशेखर की इस कामयाबी से बहुत ही प्रसन्न थे। जीवन के हर छोटे बड़े कार्य और व्यापार में भी चंद्रशेखर अपने माता पिता की सलाह जरूर लेता था, परंतु नगर में अकेले रहते रहते वह अकेलापन महसूस करने लगा। एक दिन वह गांव में अपने माता पिता से मिलने आया तो दोनों ने उसे ब्याह करने की सलाह दी। उसके पिता ने कहा, बेटा अब तुम कमा कर स्वयं का ख्याल रख सकते हो, कुछ कमा लेते हो, इसीलिए ब्याह करके पत्नी का ध्यान भी तुम भली भांति रख सकोगे। इसीलिए बेटा हमें कुछ हो जाए उससे पहले ब्याह कर लो और अपना घर बसा लो, ताकि तुम्हारी चिंता से हम मुक्त हो जाएं। उसके लिए उपयुक्त लड़की की खोज होने लगी थी। घर में लगातार इसी सिलसिले में बात होती। उसकी माँ अक्सर उससे कहती कि शहर से ही कोई लड़की नज़र में आए तो ब्याह कर लो। फिर इस बात की शंका जताई गई कि शहर की लड़की बहुत ही नकचड़ी और खर्चीली होगी। उसके पिता कहते, शहर की लड़की से ब्याह करेंगे तो वह गांव आना जाना पसंद नहीं करेगी, सास ससुर का लिहाज भी नहीं रखेगी। उनके रिश्तेदारी के कुछ लोग कहते, गांव के लोगों को गांव की ही लड़की से ब्याह करना चाहिए। चंद्रशेखर बड़े नगर में अच्छा व्यापारी था, इसलिए गांव के आसपास भी कई लोग उससे परिचित थे। उसके ब्याहने की उम्र भी हो चुकी थी। इस बात को जानकर सभी अपनी अपनी बेटी का रिश्ता करवाने की चाह रखते थे। लड़कियों के रिश्तेदार लड़कियों के गुणों का लंबा बखान करते, परंतु चंद्रशेखर सबको सुनता और शांत रहता। एक दिन नदी पार के गांव के जमींदार अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए। चंद्रशेखर को भी लगा कि जमींदार की बेटी से ब्याह कर उसकी प्रतिष्ठा गांव वालों के सामने और भी बढ़ जाएगी। उसे यह रिश्ता उपयुक्त लगा और उसके माता पिता भी इस ब्याह के लिए राजी हो गए। ब्याह के बाद चंद्रशेखर अपनी पत्नी को लेकर नगर में आ गया। दिन भर वह अपने व्यापार के काम में व्यस्त रहता। इसी बीच उसकी पत्नी आसपास के घरों की औरतों से बातचीत करने में अपना समय बिता देती। चंद्रशेखर की पत्नी का नाम चनामती था। नगर की औरतों को चनामती की बातें बहुत ही ऊटपटांग लगती थी। असल में चनामती एक बहुत ही बातूनी औरत थी। उसे हर समय कोई ना कोई बात करनी ही होती थी। एक क्षण के लिए भी चुप रहना उसने कभी सीखा ही नहीं था। इसके अलावा वो एक अमीर जमींदार की बेटी थी। उसके मायके में इतने नौकर चाकर थे कि उसे कोई काम करना ही ना पड़ता था, इसीलिए उसे घर के कई सारे काम करने नहीं आते थे। नगर की औरतों को महसूस हुआ कि चंद्रशेखर की पत्नी को बात करने का सलीका नहीं है। वह हमेशा बहुत ही ज्यादा बोलती रहती है और अपने पति चंद्रशेखर की तारीफ करते नहीं थकती। वे सब औरतें भी इस बात से सहमत थी कि चंद्रशेखर बहुत ही सीधा और समझदार है और उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा बड़बोली है।
वो समझती थी कि चनामती किसी की बात को भी बीच में काट कर बोलने लग जाती थी। चनामती बेधड़क होकर दूसरों की बात काट देती। उस पर उसका बात करने का ढंग भी बहुत ही जोर जोर से होता था। आसपास की स्त्रियों को लगता कि चनामती चंद्रशेखर के योग्य नहीं है, इसीलिए इसे चंद्रशेखर के योग्य बनाना होगा। एक सुबह की बात है, चंद्रशेखर ने अपने व्यापार पर जाने से पहले पत्नी से कहा, मुझे बहुत दिनों से हलवा खाने का जी हो रहा है। उसके मुंह से हलवा निकला ही था कि उसकी पत्नी ने बीच में टोकते हुए कहना शुरू कर दिया, ऐसा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बना देती हलवा तुम्हारे लिए। मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ, फिर मुझे क्यों नहीं कहते? मैं आज तुम्हारे लिए हलवा बनाऊंगी। चंद्रशेखर को शंका हुई कि चनामती हलवे को पहचानती भी है या नहीं। यह जानने के उद्देश्य से उसने पूछा, तुम हलवा बनाना जानती भी हो क्या? उसने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया और चंद्रशेखर को हलवा की पूरी उम्मीद दिखाकर व्यापार के लिए भेज दिया, जबकि उसने आज तक हलवा कभी बनाया ही नहीं था। वो ये नहीं जानती थी कि कैसे हलवा बनाया जाता है, परंतु अपने पति के सामने वो नहीं जानती कहकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। घर का सारा काम समेटकर चनामती बाहर बैठी हुई औरतों के जमघट में बातचीत करने के लिए निकल गई। उसने सोचा, अगर अब यहाँ पर हलवे के विषय में किसी से पूछती हूँ तो यहाँ पर सब मेरा मजाक बनाएंगी, फिर हमेशा के लिए मेरी बेइज्जती करती रहेंगी। इसीलिए उसने एक चाल के तहत हलवा बनाना जानना चाहा। उसने अपनी मंडली से कहा, मैं आज यहाँ से जल्दी निकल जाऊंगी क्योंकि मुझे इनके लिए हलवा बनाना है। सुनकर स्त्रियों ने कहा, हलवा ही तो बनाना है, इसमें इतना सोचना क्या? वह तो बड़ी ही आसानी से और बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है। चनामती ने कहा, हाँ हाँ जानती हूँ, फिर भी आप तो जानती ही हो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी होती है। एक बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ हाँ मैं तो अच्छे से जानती हूँ, इसके लिए सूजी चाहिए। चनामती ने इस तरह जवाब दिया, हाँ हाँ सूजी तो चाहिए, मुझे पता है, और अन्य सामग्री भी तो चाहिए ही ना। बूढ़ी ने फिर से उत्तर दिया, थोड़ा सा घी चाहिए। चनामती को मालूम हुआ हलवा सूजी से बनता है और उसमें घी भी चाहिए। उसने इस तरह से प्रतिक्रिया की जैसे वह सब कुछ जानती हो। उसने फिर से कहा, उसके बाद भी तो। इतने में बूढ़ी बोली, थोड़ी सी चीनी चाहिए। चनामती ने कहा, हाँ चीनी के बिना हलवा कैसे बन सकता है? फिर बुढ़िया ने कहा, घर में पानी और दूध तो है ना? तब चनामती ने तुनक कर जवाब दिया, दूध और पानी नहीं होगा? ऐसा कोई घर होता है क्या? और फिर मेरे पति तो इस नगर के जाने माने व्यापारी हैं, तो ऐसा संभव ही नहीं हो सकता कि हमारे घर में दूध ना हो। इस बार उस बुढ़िया को चनामती का व्यवहार बहुत ही नागवार लगा, पर उसने अब चनामती की बुद्धि की जांच करने के लिए कहा, उसके बाद आधा किलो राख को छन्नी में छानकर एक कटोरे में रख लेना। चनामती ने कहा, हाँ अच्छी लकड़ी की जली हुई राख को इस तरह से तैयार करना होगा। इन सब बातों से मैं पहले से ही अच्छी तरह परिचित हूँ। बुढ़िया ने कहा, पहले सूजी को घी के साथ भून लेना, फिर पानी के साथ अच्छी तरह पका लेना। जब पक जाए तो छनी हुई राख को उसमें अच्छे से मिला लेना। इतना कहकर वो बुढ़िया चुप हो गई। चनामती ने सूरज की तरफ देखते हुए समय का अंदाजा लगाया और कहा, अब मुझे जाना होगा, जाकर हलवा भी तो बनाना है। उसने घर जाकर वैसा ही किया जैसे बुढ़िया ने उसे बताया था और अंत में छनी हुई राख भुनी हुई सूजी में मिलाकर रख दी। वह अब अपने पति की राह तकने लगी। जब चंद्रशेखर आया तो उसने बहुत ही प्रसन्न होकर उसके लिए हलवा परोस दिया। चंद्रशेखर भूख से बहुत ही व्याकुल था, गपागप खाना चाहता था। मुंह में एक बड़ा सा कोर डाला कि उसने उसे तुरंत उलट दिया और जोर से चिल्लाया, यह क्या है? चनामती ने डरे हुए भाव से जवाब दिया, यह हलवा है, मैंने सब कुछ डाला है। मैंने राख को भी बहुत अच्छी तरह से छानकर और बहुत ही मेहनत से यह हलवा तैयार किया है। अभी कढ़ाई में और भी बड़ा है। इतना सुनना ही था कि चंद्रशेखर ने उसे झिड़कते हुए कहा, उसे तुरंत फेंक दो और हाँ
अच्छे से नीचे देखकर फेंकना, किसी के सिर पर मत गिरा देना, वरना कोई दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। चनामती ने वो हलवा घर से बाहर फेंक दिया। इसके बाद जब वो अपने पति के पास आई, तब उसके पति ने कहा, अगर तुम्हें हलवा बनाना नहीं आता था तो तुम किसी से पूछ सकती थी। इस पर चनामती ने अपनी पूरी कहानी चंद्रशेखर को सुना दी। तब चंद्रशेखर ने कहा, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ही ये हलवा खराब हुआ है। अगर तुम्हें हलवा बनाना नहीं आता था तो तुम्हें सीधे सीधे अपनी सहेलियों से पूछ लेना चाहिए था, परंतु अपनी ज़्यादा अकल लगाने के कारण ही तुम्हारा ये हाल हुआ है। किसी भी काम को करने से पहले उसको सीखना और समझना बहुत जरूरी है। क्या इतनी छोटी सी बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी? इस पर चनामती बहुत ही शर्मिंदा थी। वह कुछ नहीं बोली। अगले ही दिन चंद्रशेखर अपनी पत्नी को गांव वापस ले गया और उसने माँ से कहा, माँ, पहले तुम अपनी बहुरानी को सब कुछ सिखाओ। बिना सीखे समझे इसने मेरी बहुत ही किरकिरी करवा दी। इसके बड़बोलेपन ने ही मेरी शहर में बहुत ही प्रतिष्ठा खराब करवाई है। इन सब घटनाओं के बाद चनामती को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने अपनी सास से घर के सारे काम सीखे और अब वो पहले की तरह बातूनी भी नहीं रही। समय बीतने के साथ साथ वह एक अच्छी बहू और अच्छी पत्नी बन गई। अब चंद्रशेखर और उसका परिवार एक सुखमय जीवन बिताने लगा। पुराने समय में एक राज्य था सारनगढ़। सारनगढ़ एक बहुत ही समृद्ध और बड़ा राज्य था। यहाँ के लोग बड़े ही खुशहाल और मिलनसार थे। इस जगह की खास बात ये थी कि यहाँ के लोग बड़े ही शांति प्रिय और संगीत प्रेमी थे। यहाँ का हर नागरिक किसी न किसी तरह गीत संगीत से जुड़ा हुआ था। कोई सितार अच्छा बजाता तो कोई तबला, तो कोई गाने में महारथी था। इसी राज्य के राजा थे शक्तिसेन, जो अपनी रानी कलावती के साथ महल में रहते थे। रानी कलावती भी संगीत कला में बहुत ही निपुण थी। उन्हें सारंगी बजाना और गाना गाना बहुत पसंद था। दोनों का जीवन बड़े ही सुखपूर्वक बीत रहा था। समय बीतने के साथ साथ राजा शक्तिसेन के मन में दुनिया को देखने की लालसा उत्पन्न होने लगी। वह युद्ध में अपनी शक्ति आजमाना चाहता था, साथ ही साथ प्रतिष्ठा और सम्मान अर्जित करना चाहता था। उसने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया। हालांकि रानी कलावती ने उसे समझाने की कोशिश की, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध करना ठीक नहीं है, परंतु शक्तिसेन पर इसका कोई असर ना हुआ। वो अपनी सेना को लेकर चल पड़ा। रानी ने प्यार से उसे विदा किया। शक्तिसेन अपनी सेना को लेकर दूसरे राज्य की तरफ बढ़ चला। शक्तिसेन और उसकी सेना कई माह तक आगे बढ़ते रहे। जिससे भी उनका सामना हुआ उसे वो हराते गए। फिर एक घाटी में पहुंचे जहां शत्रु राजा की सेना उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। राजा शक्तिसेन की उस युद्ध में पराजय हो गई और उसके सैनिक भाग गए। राजा शक्तिसेन को शत्रु राजा ने बंदी बना लिया। रात में उसे जंजीरों से बांध कर रखा जाता और दिन में उसे खेतों में हल चलाना पड़ता। इसी तरह 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष बाद राजा शक्तिसेन अपनी रानी को एक संदेशा भेजने में सफल हुआ। उसने पत्र में लिखा कि सारे महल बेचकर और सारा खजाना गिरवी रख के पैसे इकट्ठे किए जाएं और उसे मुक्त कराया जाए। पत्र पढ़कर रानी फूट फूट कर रोने लगी कि मैं अब क्या करूं। वह सोचने लगी कि अगर मैं स्वयं जाती हूं तो शत्रु राजा मुझे कैद कर लेगा। मैं किसी सेविका को भेज सकती हूँ, लेकिन इतने धन के साथ मैं किसी और पर कैसे विश्वास कर सकती हूँ। उसने कई घंटों तक सोचा। फिर एक विचार उसके मन में आया। उसने अपने लंबे सुंदर बाल कटवा डाले और एक लड़के की पोशाक पहन ली। फिर उसने अपनी सारंगी ली और किसी को कुछ बताए बिना वह पति की तलाश में निकल पड़ी। उसने कई देशों की यात्रा की और फिर वहां पहुंच गई जहां से उसे पति ने संदेशा भेजा था। आखिरकार वह उस महल के सामने पहुंची जहां पर शत्रु राजा रहता था। उसने शत्रु राजा के महल का चक्कर लगाया और बाहर खड़े होकर सारंगी बजाने लगी। हर कोई रुककर उसका गीत सुनने लगा। शीघ्र ही शत्रु राजा ने उसकी मधुर आवाज सुनी। वह गा रही थी,
मैं आया हूँ एक दूर देश से इस अनजाने प्रदेश में। एक अकेला मैं घूमता लिए सारंगी अपने हाथ में। मैं सुनाता बातें फूलों की, खिलते हैं जो वर्षा और धूप में। अगर सुन रहे हो गीत मेरा, विराजमान है जो अपने महल में। ओह पूरी करो कामना मेरी, आया हूँ जो मैं लिए मन में। शत्रु राजा ने यह मर्मस्पर्शी गीत सुना तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस गायक को उसके समक्ष उपस्थित किया जाए। राजा के सैनिक सारंगी वादक को लेकर राजा के सामने पेश करते हैं। राजा ने कहा, सारंगी वादक, तुम्हारा स्वागत है। तुम कहाँ से आए हो? महाराज, मेरा देश यहाँ से बहुत दूर है, कई समुद्र के पार है। कई वर्षों से मैं संसार में भ्रमण कर रहा हूँ। मैं अपने संगीत से अपनी आजीविका कमाता हूँ। राजा ने कहा, तो फिर कुछ दिन यहीं पर रुक जाओ। जब तुम जाना चाहोगे तब तुम्हारे संगीत के लिए मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारी इच्छा होगी। तुम्हारे मन की कामना अवश्य ही पूरी करूंगा। सारंगी वादक महल में ही ठहर गई। वह लगभग सारा दिन राजा को सारंगी बजाकर और गीत गाकर सुनाती। उस नवयुवक के संगीत को सुनकर राजा का मन ना भरता था। वास्तव में वह खाना पीना ही भूल गया और इस मधुर संगीत के आनंद में पूरी तरह से डूब गया। एक दिन राजा ने कहा, तुम्हारा संगीत और गाना सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी कोमल हाथ ने मेरी चिंता और संताप को मिटा दिया है। 3 दिन के बाद सारंगी वादक ने राजा से वापस जाने की अनुमति मांगी। वचन के अनुसार राजा ने पूछा कि तुम्हें क्या पारितोषिक चाहिए? सारंगी वादक ने कहा, महाराज, आप अपना एक कैदी मुझे दे दीजिए। आपके पास बहुत कैदी हैं। अपनी यात्रा के लिए एक साथी पाकर मुझे खुशी होगी। उसकी वाणी सुनकर मुझे आपकी याद आएगी और मैं आपको धन्यवाद करूंगा। राजा ने कहा, फिर चलो मेरे साथ, जिसे भी तुम चुनना चाहते हो चुन लो। और वह सारंगी वादक को अपने साथ लेकर कैद खाने में गया। सारंगी वादक कैदियों के बीच में चलने लगी। उसने एक युवक के कपड़े पहन रखे थे, इसीलिए उसका पति उसे पहचान ना पाया। तब भी नहीं जब वह उसके साथ वहां से चल दिया। और इस तरह से राजा शक्तिसेन एक कैदी के रूप में था जिसे रानी कलावती ने अपने साथ ले लिया। अब राजा शक्तिसेन उस सारंगी वादक के साथ चल पड़ा। उसने मान लिया कि अब ये सारंगी वादक ही उसका मालिक है और वह उसका बंदी है। चलते चलते जब वह अपने देश के निकट पहुंचे तो राजा ने सारंगी वादक से कहा, मैं साधारण कैदी नहीं हूँ, मुझे मुक्त कर दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत सा पुरस्कार दूंगा। मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, सारंगी वादक ने ये उत्तर दिया। आप निश्चिंत होकर जाइए। फिर मेरे साथ चलो युवक, मेरे महल में अतिथि बनकर रहो। कृतज्ञता जताते हुए उस राजा ने कहा, एक दिन मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। इतना कहकर वो दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। राजा शक्तिसेन अपने राज्य में पहुंच गया और उसने अपनी मंत्री परिषद को बुलाया और फिर बोला, देखो मेरी पत्नी कैसी है। मैं कैद खाने में बंद था, मैंने उसे संदेश भी भेजा। क्या वह मेरी सहायता करने के लिए नहीं आई? उसने कुछ भी नहीं किया। एक मंत्री ने कहा, महाराज, जब सूचना मिली कि आप बंदी बन गए हैं तो रानी साहिबा गायब हो गई। वह तो आज तक लौटी ही नहीं। जबकि असलियत ये थी कि रानी छोटे रास्ते से पहले ही महल में पहुंच गई थी। राजा के आने से पहले ही उसने अपनी पोशाक बदल ली। 1 घंटे बाद लोग चिल्लाने लगे कि राजा लौटकर आए हैं, वह उनसे मिलने गई है। राजा ने सबका प्यार से अभिनंदन किया, सिवाय रानी के। उसने रानी की ओर देखा भी नहीं। इसी बीच रानी ने सबसे नजरें बचाकर अपने आप को एक लंबे चोगे में छिपा लिया। वह चुपके से आंगन में आ गई और गाना गाने लगी। पहले की तरह ही उसने इन शब्दों से अपना गीत का अंत किया, अगर सुन रहे हैं मेरा गीत, विराजमान है जो अपने महल में। ओह पूरी करो कामना मेरी, आया हूँ जो मैं लिए मन में। जैसे ही राजा शक्तिसेन ने यह गीत सुना, वह बाहर आंगन की ओर भागा और सारंगी वादक को महल के अंदर ले आया। उसने अपनी मंत्री परिषद को बताया, यही है वह युवक जिसने मुझे कैद से रिहा कराया था। फिर सारंगी वादक से उसने कहा, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, मुझे तुम्हारे मन की कामना पूरी करने दो।
चोगे में छुपी हुई रानी ने कहा, मुझे विश्वास है कि शत्रु राजा से आप कम उदार नहीं होंगे। उसने मेरे मन की कामना पूरी की और मुझे वह मिला जो मैं पाना चाहता था। मुझे आप मिले और अब आपको खो देने का मेरा इरादा नहीं है। इतना कहकर उसने अपना चोगा उतार कर फेंक दिया। तब राजा को समझ में आया कि रानी जिससे वह सदा प्यार करता था वास्तव में ही उसकी सच्ची अर्धांगिनी थी। इसके बाद रानी कलावती ने वो पूरी कहानी राजा को सुनाई कि किस तरह से उसने राजा को बचाने के लिए किन किन कष्टों को झेला और फिर राजा और रानी फिर से एक खुशहाल जीवन बिताने लगे। सोनपुर गांव में रहने वाली बूढ़ी औरत जिसका नाम कौशल्या था। कौशल्या अकेले ही अपना जीवन बिता रही थी। उसका कोई परिवार ना था। असल में बात यह थी कि वर्षों पहले एक नाव में नदी पार करते हुए बूढ़ी कौशल्या का पूरा परिवार डूबकर मर गया था। तब से कौशल्या अकेले ही जीवन बिता रही थी। वह अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती। गांव के लोग दया करके उसे कुछ खाने को दे देते तो वो खा लेती। इस तरह से उसका जीवन गुजर रहा था। एक समय की बात है, पूरे इलाके में भयंकर बाढ़ आ गई। आसपास के गांव में भी पानी भर गया था। 3-4 दिन बाद जब बाढ़ का पानी कम हुआ तो बूढ़ी कौशल्या अपनी झोपड़ी से बाहर निकली। उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ था जो शायद बाढ़ के पानी में बहकर आया था। कौशल्या ने दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया और उसे अपने झोंपड़े के अंदर ले गई। बच्चा जीवित था। कौशल्या ने उसके दूध की व्यवस्था की। अब वो बच्चा कौशल्या के पास ही रहने लगा। बूढ़ी कौशल्या उसकी देखभाल करती, मानो उसे जीने का नया सहारा मिल गया हो। अब तो कौशल्या ने गांव के लोगों के खेतों में काम करना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि वो अपने बच्चे का अच्छी तरह पालन पोषण करना चाहती थी। समय बीतता गया। बूढ़ी कौशल्या ने उसका नाम परमू रखा। परमू कौशल्या को दादी कहकर बुलाता था। गांव के लोग भी दोनों का प्रेम देखकर बहुत ही खुश थे। समय बीतने के साथ साथ कौशल्या की आंखों की रोशनी भी कम होने लगी थी, तो परमू अपनी दादी का हाथ बटाने लगा। धीरे धीरे परमू अब बड़ा होने लगा। वह भी अब गांव के लोगों के खेतों में काम करने लगा। अब वो 14-15 साल का एक लड़का बन चुका था, परंतु फिर भी अपनी दादी की नजरों में वो बच्चा ही था। परमू भी अपनी दादी की हर बात मानता। वह अपनी दादी को हमेशा खुश रखना चाहता था। एक दिन परमू घर आया तो उसने देखा कि 2 अनजान आदमी वहां पर पहले से ही थे। दादी ने कहा, आओ परमू, अपने चाचा से मिलो। ये दोनों तुम्हारे ही गांव से आए हैं। परमू ने दोनों का अभिवादन किया। फिर सबने एक साथ मिलकर खाना खाया। परमू ने गौर किया कि वो दोनों आदमी अक्सर आपस में कानाफूसी करते रहते थे। वो दोनों परमू और उसकी दादी के यहाँ पर एक दिन ठहरे। दूसरे दिन सुबह उन दोनों ने परमू की दादी से कहा, यदि आप अनुमति दें तो हम परमू को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। गांव के रिश्तेदारों से भी यह मिल लेगा। उसे 2 दिन के बाद हम भेज देंगे। परमू अपनी दादी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसकी दादी ने हाँ कह दिया तो परमू को उन दोनों के साथ जाना ही पड़ा। परमू और वो दोनों आदमी दादी से विदा लेकर अपने सफर के लिए निकल पड़े। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि दोनों आदमियों ने परमू को संदूर और एक टोकरा ढोने के लिए पकड़ा दिया। एक आदमी ने उसके सिर पर टोकरा लाद दिया तो दूसरे ने उसके हाथ में संदूक थमा दिया। परमू को टोकरे और संदूक का वजन बहुत ही भारी लग रहा था। वह किसी प्रकार धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चलता रहा। भाग्य से वे एक गांव में पहुंचे और वहां पर जाकर रुक गए। परमू ने पूछा, क्या इसी गांव में मेरे रिश्तेदार रहते हैं? तब परमू ने देखा वो दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। अब परमू का संदेह पक्का हो गया। इन दोनों ने अपने को मेरे पिता का भाई बताकर मुझे और दादी के साथ चालबाजी की है। उन दोनों ने जवाब दिया, नहीं, वह कोई दूसरा गांव है। तुम यहीं पर ठहरो और इस टोकरे का ध्यान रखना। हम लोग बाजार से अभी आते हैं।
उनमें से एक आदमी ने संदूक उठाते हुए कहा, टोकरे को खोलना नहीं, हम लोगों ने एक खास तरह का सांप पकड़ा है और इसे हम लोग अपने गांव ले जा रहे हैं। इसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। परमू बहुत देर तक उनका इंतजार करता रहा, लेकिन उनका कहीं पता न चला। अब तो परमू को भूख भी लगने लगी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि शायद उसके चाचा लोग अब नहीं आएंगे। तब वह अपने घर वापस कैसे जाएगा। उसने टोकरे को खोल के देखने का फैसला किया, पर वहां पर उसे कोई सांप ना दिखाई पड़ा। लेकिन टोकरे के ऊपर एक सुंदर सा कपड़ा रखा हुआ था। क्या सांप इस कपड़े के नीचे है? उसने टोकरे को ठोकर मार कर देखा, लेकिन कोई सांप ना निकला। उसने सावधानी से कपड़े को हटा दिया। अरे, इसमें तो तरह तरह की मिठाइयां और पकवान भरे पड़े थे। परमू ने राहत की सांस ली। अब वह अपनी भूख मिटा सकता था, और अगर उसके चाचा पूछेंगे तो कह दूंगा, मैं कब तक भूखा रह सकता था। उन्होंने मुझे झूठ क्यों कहा कि इस टोकरे में सांप है। पकवान और कुछ मिठाइयां खाकर वह तृप्त हो गया। अब उसने टोकरे को ठीक वैसे ही रख दिया जैसे वो पहले था। काफी समय बीतने के बाद अब परमू ने घर जाने का निश्चय किया, इस आशा के साथ कि किसी प्रकार वह अपने गांव पहुंच ही जाएगा। वह चल पड़ा। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंचा। वह नदी के किनारे किनारे चलने लगा। अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। तभी विपरीत दिशा से आकर दो आदमी उसके सामने खड़े हो गए। वे अंगरक्षक या सैनिकों जैसे दिखाई पड़ते थे। उन्होंने परमू को देखकर पूछा, तुम कौन हो लड़के? तब परमू ने अपना नाम बताते हुए कहा, मैं धर्मापुरी गांव का रहने वाला हूं। मैं अपने चाचा के साथ जा रहा था कि वे मुझे छोड़कर कुछ काम करने चले गए। मैं बहुत समय तक उनका इंतजार करता रहा। फिर मैं अपने गांव की तरफ चल पड़ा। हम लोग राजा के सैनिक हैं और दो चोरों की तलाश करने जा रहे हैं। वो शाही खजाने से रतन चुराकर भाग गए हैं। क्या तुमने दो आदमियों को देखा है? परमू ने कहा, मेरे चाचा लोगों के अलावा ये कोई और नहीं हो सकता। जब आप दो आदमियों और राजा के रत्नों के बारे में बता रहे हैं तो मेरा संदेह पक्का हो गया है। इसके बाद परमू ने उन्हें पूरी कहानी बताई कि वे दोनों चोर हमारे पिता के भाई बनकर मेरे घर पर आए थे और धोखेबाजी की। परमू ने उन सैनिकों को संदूक और टोकरे के बारे में भी बताया। तब एक सैनिक ने कहा, ये वे लोग हो सकते हैं जिन्हें हम तलाश कर रहे हैं। क्या तुम हमें उस स्थान पर ले चलोगे जहां वे तुम्हें छोड़कर चले आए थे? हो सकता है वो वापस आ गए हों और तुम्हारा इंतजार कर रहे हों। तुम घबराओ मत, हम लोग तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचा देंगे। परमू सैनिकों को मार्ग दिखाता हुआ उन्हें उस स्थान पर लेकर चल पड़ा। वहां पर दो व्यक्ति खाना खा रहे थे। सैनिक ने बालक से कहा, तुम उनके पास पहले जाओ। जब तुम तीनों बात कर रहे होगे तब हम लोग पीछे से आकर उन्हें पकड़ लेंगे। यदि वे लोग चोर ना हुए तो हम उन्हें छोड़ देंगे, अन्यथा अपने साथ राजा के पास ले जाएंगे। परमू उन दोनों की बात समझ गया और वो उन दोनों की तरफ जाने लगा। उनमें से एक चिल्लाया, देखो वह शैतान छोकरा आ रहा है। दूसरे ने भी गुस्से में कहा, कहाँ थे तुम अब तक? चाचा, मैं तो बहुत समय तक आपका इंतजार करता रहा, फिर आपको खोजने के लिए चल पड़ा और मुझे भूख भी लग रही थी। तुमने टोकरा क्यों खोला? मैं सांप को देखना चाहता था, परंतु वहां पर तो कोई सांप नहीं था, बल्कि तरह तरह के पकवान थे। आपने जो कहा था वह तो एकदम झूठ निकला। परमू ने बड़े ही निडर भाव से ये बात कही। तभी उनमें से एक चाचा ने परमू का हाथ पकड़ लिया और उसे पीटने ही वाला था। परमू ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। तभी दोनों सैनिक वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने दोनों चोरों को काबू कर लिया। एक सैनिक बोला, तो तुम लोगों ने ही राजा के खजाने में से रतन चोरी किए हैं, कहाँ छिपाया है उन्हें? सैनिकों के क्रोध को देखकर दोनों ठगों को महसूस हुआ कि उनका खेल अब खत्म हो चुका है। हम लोगों ने वो रतन एक व्यापारी को बेच दिए हैं। एक सैनिक ने दोनों आदमियों में से एक को लिया और उस व्यापारी के पास पहुंच गया। वहां से उसने वो रतन वापस ले लिया।
फिर दोनों सैनिक परमू और उन दोनों आदमियों को लेकर राजा के पास पहुंच गए। राजा ने चोरों को कारागार में डालने का आदेश दे दिया और परमू को चोरों को पकड़ने में मदद करने के लिए उसकी बहुत ही प्रशंसा की। राजा ने ढेर सारी अशर्फियां इनाम के रूप में परमू को दी और सकुशल उसको उसके गांव में पहुंचा दिया गया। घर पहुंचकर परमू ने अपनी दादी को अपनी सारी आप बीती बताई। दादी ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, परमू, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने बहादुर हो और 2 चोरों को निपटा भी आए हो। मुझे बड़ा ही दुख है कि मैंने उन चालबाजों की बातों में आकर तुम्हें उनके साथ भेज दिया था। कोई बात नहीं दादी, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ और वो दोनों चालबाज चाचा भी अब कारागार में हैं। इसके बाद राजा से मिले हुए इनाम की अशर्फियों से परमू ने एक व्यवसाय शुरू कर लिया। अब परमू और उसकी दादी के दिन बहुत ही अच्छे कटने लगे। कुछ वर्षों के बाद जब परमू विवाह योग्य हो गया तो उसकी दादी ने गांव की ही एक बड़ी ही सुंदर लड़की से परमू का विवाह करवा दिया। अब परमू, उसकी दादी और उसकी पत्नी, पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहने लगा।